साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम कार्ल मार्क्स के एक सिद्धांत की बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने कार्ल मार्क्स की किताबों के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में बात की थी विस्तार से। कौन कौन सी किताबें कब कब कैसे कैसे लिखी गई और उनकी विषय वस्तु क्या थी। देखिए, कार्ल मार्क्स की एक पूरी की पूरी लंबी विचार श्रृंखला है और इस विचार श्रृंखला को आप तोड़ के नहीं पढ़ सकते। इस सारी विचार श्रृंखला को एक साथ जोड़ के सारी के सारी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ विचार है। हम देखिए बात करते हैं किस तरीके से हम किस श्रृंखला के साथ और कौन सी कड़ियों में हम इसको पढ़ेंगे और किस क्रम में पढ़ेंगे। वो क्रम बहुत ज़रूरी है, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आप यदि उसी क्रम से कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स की विचार श्रृंखला तभी जुड़ेगी एक दूसरे के साथ। कार्ल मार्क्स के दो प्रकार के मोटे तौर पे विचारों को दो भागों में बांट सकते हैं आप। एक उसका वैज्ञानिक समाजवाद का विचार है, दूसरा उसका मानववादी चिंतन है। वैज्ञानिक समाजवाद के विचार में कई प्रकार के उसके विचार आएंगे और मानववादी चिंतन जो उसकी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स किताब में लिखे गए, उसकी एक अलग श्रृंखला है। पहले उसके वैज्ञानिक समाजवाद को पढ़ें, फिर उसके मानववादी चिंतन को पढ़ें। और वैज्ञानिक समाजवाद में भी चूंकि बहुत सारी आपके विचार हैं, तो देखिए हम बात करते हैं किस श्रृंखला में हम पढ़ेंगे उसको और उसको उसी श्रृंखला में उसी क्रम में क्यों पढ़ना चाहिए, हम बात करते हैं। आज हम शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स में देखिए, आप जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्यों पढ़ना चाहिए, यह हम बात करते हैं आगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बाद आपको पढ़ना चाहिए इतिहास की आर्थिक व्याख्या। और इतिहास की आर्थिक व्याख्या को आर्थिक नियतिवाद भी कहते हैं या ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहते हैं। कोई एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है इसका। फिर देखिए, इसके बाद आप पढ़िए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। फिर आप पढ़िए इसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। फिर आप पढ़िए इसका क्रांति का सिद्धांत। फिर आगे आप पढ़िए इसका राज्य संबंधी विचार। फिर आगे इसका मानववादी चिंतन। जिसमें अलगाव का सिद्धांत, आत्मप्रेरित व्यवहार का सिद्धांत, वस्तुओं की जड़ पूजा, प्रैक्सिस का अवधारणा, वो सारी मानववादी चिंतन में आ जाएंगी। इसी क्रम से पढ़ना है आपको। अब देखिए, इसी क्रम से क्यों पढ़ना है। ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी विचारधारा का दार्शनिक पक्ष अभिव्यक्त करता है। ये उसका दार्शनिक पक्ष है। और दार्शनिक पक्ष का मतलब किसी भी चीज की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है, सृष्टि का मूल क्या है, सृष्टि में कोई चीज कैसे उत्पत्ति हुई, उसकी कैसे उसका विकास हुआ। ये दार्शनिक तरीके से उस चीज को समझाता है कि वस्तु कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे उसका विकास होता है, सृष्टि का मूल तत्व क्या है। सारी बात उस दार्शनिक पक्ष में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मार्क्स करता है। अब चूंकि सृष्टि के मूल की बात यहाँ पे है, उसकी उत्पत्ति की बात यहाँ पे है, उसके विकास क्रम की बात यहाँ पे है, किसी वस्तु के विकास की बात यहाँ पे है, तो शुरुआत यहाँ से करेंगे आप, तभी उसकी विचार श्रृंखला की शुरुआत, चूंकि यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे आप। इतिहास की आर्थिक व्याख्या वो मार्क्सवाद का ऐतिहासिक पक्ष है। देखिए अब आप इस बात को, पहली वाली बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इतिहास की आर्थिक व्याख्या में यह बात अभिव्यक्त की गई है, इस बात का सिद्धांत दिया गया कि मानव इतिहास में मानव की उत्पत्ति से लेकर अब तक का जो चरण है, वो कौन कौन से इतिहास, कौन कौन से चरणों से होकर गुजरा और किस किस तरीके से उसने मानव समाज ने विकास किया, और न केवल अब तक की बल्कि आगे की दो अवस्थाएं भी और कौन सी होगी, ये इतिहास की आर्थिक व्याख्या में वो दी गई है। समझना इस बात को। वस्तु का विकास कैसे हुआ, कोई वस्तु कैसे बनती है, कैसे उसका विकास होता है,
वो उसका दार्शनिक तरीके से वाद प्रतिवाद संवाद के आधार पे जो उसने व्याख्या की वो दार्शनिक पक्ष है। और उसी वाद प्रतिवाद संवाद के आधार पे वो जो वस्तु के विकास की बात को उसने मानव समाज के विकास से जोड़ दिया। तो जब तक आप उस वस्तु के विकास की बात को नहीं समझेंगे तब तक आप उस मानव समाज के विकास की बात नहीं समझ पाएंगे। तो आप ऐतिहासिक पक्ष तब समझेंगे जब आप उसका दार्शनिक पक्ष समझेंगे। तो इसलिए पहले दार्शनिक पक्ष को समझना जरूरी है, क्योंकि इस बात का आधार ये है, ये पढ़ेंगे आप तब आपके समझ में आएगा, हाँ देखिए उसने इसमें कहा था कि ऐसे विकास होता है, देखिए मानव समाज का भी ऐसे विकास हुआ है। तब आपके वो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये उसका आर्थिक पक्ष है। जब आप ऐतिहासिक पक्ष पढ़ चुके होंगे तब आपको पता चलेगा कि वर्तमान समाज ये पूंजीवादी समाज है, और पूंजीवादी समाज बल्कि हर समाज में, हर मानव समाज में शोषण होता रहा। और ये आप इसमें पढ़ लेंगे कि शोषण होता रहा ऐतिहासिक पक्ष में, लेकिन आप पूंजीवादी समाज भी पढ़ेंगे ऐतिहासिक पक्ष में जो वर्तमान दौर है, और आप पढ़ेंगे उसमें कि किस तरीके से शोषण होता है। तो शोषण और किस मात्रा तक पूंजीपति वर्ग, सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उसको और ज्यादा पुरजोर तरीके से और वो उसमें परिलक्षित होगा। और तब आप इसको और उस शोषण को अच्छे से समझ पाएंगे कि शोषण किस लेवल तक होता है। ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आपको और बेहतर तरीके से समझा पाएगा। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आप तब समझ पाएंगे जब आप ऐतिहासिक पक्ष पढ़ चुके हैं पहले। समझ रहे हैं आप, इतिहास की आर्थिक व्याख्या पढ़ चुके हैं पहले। आपको ये समझ में आएगा कि देखिए पूंजीवादी समाज में शोषण सामंती युग और दास युग की तुलना में ज्यादा किस तरीके से हो रहा है। जब आप सामंती युग और दास युग को पहले पढ़ चुके होंगे तब आपके पूंजीवादी युग में होने वाले शोषण की बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये मार्क्सवाद का सामाजिक पक्ष प्रस्तुत करता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं और दो वर्ग वो हमेशा संघर्ष में रहते हैं, और वर्ग संघर्ष पूंजीवादी समाज में किस तरीके से वो वर्ग संघर्ष की अवस्था अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाती है। आप पढ़ेंगे कि देखिए हर एक वस्तु में विरोधी रूप होता है, ये इस दार्शनिक पक्ष में ही पढ़ लेंगे। और ये बात यहाँ पे भी साबित होगी कि जिस तरीके से वस्तु के अंदर विरोधी रूप होता है वैसे समाज में भी दो विरोधी तत्व शामिल होते हैं, और हर युग में होते हैं। यहाँ पढ़ेंगे हर युग में होते हैं, इस बात को यहाँ पढ़ लेंगे। तो आपके वो एक चरण है, एक क्रम है, उस क्रम में दूसरा क्रम पहले क्रम से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और दूसरा क्रम आप जब तब ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब आप पहले क्रम को पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, फिर क्रांति में आप क्रांति पढ़ेंगे, किस तरीके से क्रांति कैसे होगी, राज्य का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, मानववादी चिंतन पढ़ेंगे। तो ये चार सिद्धांत हैं, वो इस क्रम में आपको पढ़ने हैं, तब आप इनको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। चलिए करते हैं शुरू। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है समझना आप। ये एक तो मैंने आपसे बात की कि कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसका दार्शनिक पक्ष प्रस्तुत करता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। ये दोनों शब्द अलग अलग चीजों को इंडिकेट करते हैं, और हम दोनों चीजों की इंडिकेशन की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से सिमिलर दो शब्दावली और हैं जो दूसरे अन्य विचारकों के साथ जुड़ी हुई है। तो पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं ताकि कहीं आपकी कंफ्यूजन ना हो। एक आपने वैज्ञानिक भौतिकवाद नाम सुना है पहले, तो पहले वैज्ञानिक भौतिकवाद पढ़ा था, अब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ रहे हैं, तो ये शब्दावली आपको कंफ्यूज कर सकती है। एक आपका द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद, ये हालांकि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये शब्दावली चलन में रहती है, तो आपके ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए वैज्ञानिक भौतिकवाद की जो विचार है वो तो होब्स से जुड़ा हुआ है, और द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद विचार है वो हीगल से जुड़ा हुआ है। तो आप तो एक तो इन शब्दावलियों को थोड़ा सा विचारकों के साथ सेट करना है
कि वैज्ञानिक भौतिकवाद हॉब्स का है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का है, द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद हीगल का है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भौतिकवाद इसको ये कंफ्यूज हो रहा है, और यहाँ का द्वंद्वात्मकवाद इस द्वंद्वात्मक को कंफ्यूज कर रहा है। तो आप एक तो इस तरीके से थोड़ा सा समझिए, आप किस तरीके से दोनों में क्या कंपैरिजन है वो हम सारी बात कर लेंगे। इसकी इसके साथ कंपैरिजन भी कर लेंगे, इसकी इसके साथ भी कंपैरिजन कर लेंगे, सारी बात कर लेंगे। फिलहाल आप इन तीनों विचारों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, तीनों शब्दों को खासतौर से ध्यान रखें, तीनों शब्दावलियों को ध्यान रखें। देखिए, यहां द्वंद्वात्मक एक अलग अर्थ में प्रस्तुत होता है, भौतिकवाद एक अलग अर्थ को प्रस्तुत करता है। द्वंद्वात्मक तो क्या है और भौतिकवाद क्या है, ये आप तब समझ पाएंगे जब आप द्वंद्वात्मक अलग पढ़ लेंगे, भौतिकवाद अलग पढ़ लेंगे, फिर आप दोनों को मिक्स करेंगे, तब आपके सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं ये बात एक बार छोड़ रहा हूं यहीं पे कि ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये बात मैं एक बार छोड़ रहा हूं, वापस आऊंगा यहीं पे। लेकिन फिलहाल अलग अलग बात कीजिए। आप पहले आप बात कीजिए केवल भौतिकवाद की। पहले बात आप केवल भौतिकवाद की कर लीजिए। देखिए, जब आप दर्शन शास्त्र की बात करते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, तब आप बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं। हमने बात की थी इस बारे में पहले भी। दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं। मैं आपको फिर से एक बार यहां पे बता देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा पीछे जाके मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूं। दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं हैं। ये पहली शाखा है वो है तत्व मीमांसा। दूसरी शाखा है वो है ज्ञान मीमांसा। और तीसरी शाखा है वो है नीति मीमांसा। देखिए विद्यार्थियों, तत्व मीमांसा में किस बात का अध्ययन किया जाता है? इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है। सृष्टि का मूल तत्व क्या है और सृष्टि का मूल तत्व क्या है, इस आधार पर मैं इस बात को थोड़ा सा और अलग ले जाके और बात करूंगा। मैं पहले मैं आपको तीनों की बात बता रहा हूं। ज्ञान मीमांसा में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कहां से आता है, ज्ञान का स्रोत क्या है। और नीति मीमांसा में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। उचित और अनुचित का अध्ययन किया जाता है, शुभ अशुभ का अध्ययन किया जाता है, अच्छे और बुरे का अध्ययन किया जाता है, मतलब नैतिक और अनैतिक का अध्ययन किया जाता है कि नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, किसको अपनाएं, किसको छोड़े। ये आपके नीति मीमांसा में, मतलब नीति मीमांसा नैतिकता से जुड़ी हुई है, मतलब ये सीधे सीधे एथिक्स है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, देखिए मेरा यहां कार्ल मार्क्स में जब हम बात कर रहे हैं तब मेरा मूल मकसद तत्व मीमांसा को समझाना है, लेकिन उससे पहले मैं ज्ञान मीमांसा की बात यहां कर लेता हूं, फिर इसकी बात हम अलग पेज में करेंगे। ज्ञान के स्रोत के आधार पर भी 2 भागों में बटा हुआ मामला है। एक शाखा कहते हैं कि ज्ञान व्यक्ति जन्म से ही उसकी बुद्धि में होता है, बुद्धि में ही ज्ञान पहले से वो एकत्र है। तो ज्ञान का स्रोत ये कहता है बुद्धि है, जो कि जन्म से ही उसमें पहले से ही व्याप्त है, क्योंकि जन्म लेते समय ही बुद्धि व्यक्ति में होती है, बच्चे में होती है। तो ज्ञान का स्रोत बुद्धि है। ठीक है, और चूंकि बुद्धि है तो वो जन्म से ही उसके अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो शाखा है वो कहता है कि ज्ञान का स्रोत अनुभव होता है, मतलब जन्म के समय व्यक्ति के पास अनुभव नहीं होता। तो जन्म के समय तो व्यक्ति है वो टेबुला रासा की स्थिति में होता है, कोरी स्लेट की स्थिति में होता है। टेबुला रासा मतलब खाली स्लेट, कोरी स्लेट जिसपे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन व्यक्ति अनुभव किससे प्राप्त करता है? वो कहता है चूंकि टेबुला रासा की स्थिति है, अब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है चीजें। तो अनुभव किससे मिलता है? इंद्रियों से मिलता है। इंद्रियों से वो क्या करता है? चीजों को सीखता है, उसे अनुभव होता है।
और इंद्रियों से जब वो अनुभव होता है तो यहां से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हैं आप? जैसे कोई बच्चा जब आग के पास जाता है तो तपिश जो उसकी आती है या फिर अंगुली उसकी जल गई, तो अब उससे ये सीख गया वो कि ये जो आग, ये जो लपटे उठ रही ऐसी जो वस्तु है ये जलाती है, दर्द होता है इससे, तो अब वो आग के पास नहीं जाएगा। इसने इस अनुभव से उसने सीखा। ये जो त्वचा की ज्ञानेंद्रिय है उसने इसे सिखाया। समझ रहे हैं आप? बच्चा अपनी माँ को देखता है और जो देखता है कि ये उसे बार बार उसका स्नेह रखती है, उसका प्यार, उससे स्नेह करती है, उससे प्रेम करती है, तो वो उस माँ का चेहरा जो उसे दिखाई देता है अपनी आंखों से, यहां से वो सीख गया है कि ये मेरी सबसे बड़ी हितैषी है। ठीक है? उसे ठंड का, गर्म का अनुभव होना, ये सब अनुभव से सीखता है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ज्ञान का स्रोत अनुभव है। जन्म के समय व्यक्ति में कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन इंद्रियों के उस अनुभव से उस कोरी स्लेट के ऊपर ज्ञान का अंकन होता है, ये कहते हैं। तो ये अनुभववादी विचारक हैं, ये बुद्धिवादी विचारक हैं। ये विचारधारा बुद्धिवाद कहलाती है, ये विचारधारा अनुभववाद कहलाती है। अनुभववादी विचारक आप जानते हैं, जॉन लॉक वगैरह, ये अनुभववादी विचारक है। ठीक है? अब देखिए, आप तत्व मीमांसा की बात कर लेते हैं हम। मैं यहां इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बता देता हूं। जब आप तत्व मीमांसा की बात करते हैं, इसका मतलब आप इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि आप उस विचारधारा की बात कर रहे हैं जिस विचारधारा में यह खोजा जाता है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है, यह सृष्टि किन चीजों से मिलकर बनी है, सृष्टि के मूल तत्व की खोज है। ये असल में विवाद है, वो मूल तत्व का है। अब इसमें दो शाखाएं हैं। जिस तरीके से ज्ञान मीमांसा में दो शाखाएं थी, इसमें भी दो शाखाएं। एक शाखा कहती है कि ज्ञान का जो स्रोत है, सृष्टि का जो मूल तत्व है, वो सृष्टि का मूल तत्व जड़ तत्व है। जड़ तत्व सृष्टि का मूल तत्व है। जड़ तत्व का मतलब पदार्थ। समझ रहे हैं आप? जड़ तत्व का मतलब मैटर। जबकि दूसरा विचार यह कहता है कि असल में सृष्टि का मूल तत्व चेतन तत्व है। मतलब आइडियाज, विचार, वो सृष्टि का मूल तत्व है। आइडियाज वो सृष्टि का मूल तत्व है। ये दो विचारधाराएं अलग अलग हैं। जैसे मानव शरीर की बात करें तो जो जड़ तत्व को सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं वो कहते हैं शरीर इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये कहते हैं चेतन तत्व वाले कि आत्मा इंपॉर्टेंट है, आत्मा महत्वपूर्ण है। तो ये दो अलग अलग विचार श्रृंखला है। जो कहते हैं कि जड़ तत्व महत्वपूर्ण है, जड़ तत्व ही मूल तत्व है, वो असल में भौतिकवादी विचारधारा, ये भौतिकवाद कहलाता है। जबकि जो चेतन तत्व की इंपॉर्टेंस को मानते हैं कि ये मूल तत्व है, वो प्रत्ययवाद कहलाता है। प्रत्ययवाद कहते हैं इसको, आप आदर्शवाद कहते हैं आप इसको। ये विचारधारा आदर्शवाद या प्रत्ययवाद कहलाती है। ठीक है? इस विचारधारा के समर्थक विचारकों की हम बात करें तो इसमें आपके प्लेटो आ गया, हीगल आ गया, बोसांक्य आ गया, ब्रेडले आ गया। बोसांक्य ब्रेडले का तो नाम शायद हो सकता है आप में से कम लोगों ने सुना हो। आप कांट का नाम ले लीजिए, आप ग्रीन का नाम ले लीजिए। ये विचारक आपके प्रत्ययवादी विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है? जो सृष्टि के मूल तत्व किसको मान रहे हैं? चेतन तत्व को मान रहे हैं। जबकि जड़ तत्व के जो विचारक हैं, जो मूल मानते हैं, वो भौतिकवाद विचारधारा है। इस भौतिकवाद के समर्थक विचारकों में आप होब्स का नाम ले सकते हैं, जो कहते हैं सृष्टि का मूल तत्व जड़ तत्व है। आप मार्क्स का नाम इसमें ले सकते हैं, आप फायरबाख का नाम इसमें ले सकते हैं। ये भौतिकवादी विचारक है जो कहते हैं, जैसे बेंथम का नाम इसमें ले सकते हैं, भौतिकवादी है बेंथम भी। तो ये विचारधारा भौतिकवादी विचारधारा है, ये विचारधारा प्रत्ययवादी विचारधारा है। तो हीगल के द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद में और
मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में फर्क किसका है? हीगल का यह मानना है, अभी हमने बात की थी ना, हीगल का यह मानना है कि सृष्टि का मूल चेतन तत्व है, और इसका मानना है कि सृष्टि का मूल जड़ तत्व है। तो ये कहता है विकास विचारों में हुआ, ये कहता है विकास जड़ तत्व में हुआ, पदार्थ में हुआ, मैटर में हुआ। तो इस आधार पे फिर मार्क्स ने कहा कि हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति ली उसने, ये वहां से प्रेरणा ली उसने, और द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ही लिया उसने। लेकिन वो कहता है कि हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति को गलत जगह यूज किया है। तो वो कहता है कि हीगल का जो विचार है वो एक्चुअल में अपने सिर के बल खड़ा था। तो हीगल का दर्शन अपने सिर के बल खड़ा हुआ था, मतलब सिर नीचे था, पैर ऊपर थे। तो अस्तित्व में तो था, लेकिन वो उल्टा था मामला, कोई यूजफुल नहीं था। तो उसने कहा हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा करके सीधा कर दिया, उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया, सीधा हो गया, यूजफुल भी हो गया। तो ये मार्क्स हीगल की आलोचना करते हुए कहता है। हालांकि हीगल से वो द्वंद्वात्मक पद्धति लेता है, लेकिन उसके प्रत्ययवाद की आलोचना करता है। ठीक है, तो मार्क्स एक्चुअल में इस सृष्टि का मूल तत्व किसको मान रहा है? जड़ तत्व को मान रहा है। ये बात मैं यहां पे समझाना चाह रहा हूं आपको। तो मार्क्स का जो विचार है वो भौतिकवादी विचारक है। ये क्या आप भौतिकवाद से समझ रहे हैं? आप समझिए आगे। इसका मतलब है वो भौतिकवादी विचारक है, भौतिकवाद का समर्थक विचारक है। ये मैं मूलतः आपको बताना चाह रहा हूं कि मूल विचार उसका भौतिकवादी विचार ये है। अब देखिए, भौतिकवादी विचार तो आपके हॉब्स भी है। हॉब्स ने वैज्ञानिक भौतिकवाद दिया, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इन दोनों में फर्क क्या है फिर? तो फिलहाल आप इतना समझिए कि भौतिकवादी विचार, हॉब्स से हम तुलना करें अगर मार्क्स की, उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि भौतिकवाद का मूल मतलब क्या है मार्क्स का। कि पहली बात तो मूल तत्व क्या है? जड़ तत्व है, मैटर है, पदार्थ है। ये भौतिकवादी विचार उसने लिया किससे? वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसने लिया फायरबाख से। ये विचार उसने फायरबाख से लिया। फायरबाख भी भौतिकवादी विचारक है और जर्मनी का ही विचारक है, फिलोसोफर है। तो ये उसने फायरबाख से लिया, लेकिन फायरबाख के भौतिकवाद की उसने आलोचना की। देखिए, फायरबाख का एक कोटेशन ध्यान रखें आप। फायरबाख कहता है कि व्यक्ति वही होता है या व्यक्ति वैसा ही होता है, इससे आप ज्यादा ठीक समझेंगे, वैसा ही होता है जैसा वह खाता है। व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा वह खाता है। वैसा ही होता है कि मतलब वैसा ही सोचेगा जैसा भी कि वह खाता है। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जैसा वह खाता है। खाता है क्या है? भोजन। भोजन क्या है? जड़ तत्व, पदार्थ। तो मतलब वो जो पदार्थ खाएगा, वो जो मैटर खाएगा, वो जो भौतिक चीजें वो जो खाएगा, वो व्यक्ति वैसा ही सोचेगा, उसके अंदर वैसे ही विचार आएंगे। तो या वैसा ही होता है कि मतलब उसके अंदर क्रियाएं वैसी ही होंगी। तो क्रियाओं का मतलब चेतन तत्व। ये चेतना, उसकी चेतना, और ये उसका जड़ तत्व है। तो मतलब ये कि उसकी चेतना किस बात के ऊपर डिपेंड है? उस जैसा कि वह खाएगा, मतलब वो जो जड़ तत्व है, वो जो पदार्थ है, इसका मतलब पदार्थ। वो जो पदार्थ खाता है, पदार्थ का मतलब भौतिक तत्व है। मतलब वो जो पदार्थ खाता है, उसी से उसकी चेतना, उसका निर्माण होता है। वो वैसा ही सोचेगा, वैसा ही होगा व्यक्ति। इसका मतलब महत्वपूर्ण क्या है? पदार्थ, जड़ तत्व है, भौतिक। तो ये फायरबाख भौतिकवादी विचारक है। वो कहता है कि पदार्थ जैसा होगा, चेतना वैसे ही हो जाएगी। पदार्थ अगर बुरा है तो विचार भी बुरे आएंगे। खाना बुरा है उसका तो विचार भी बुरे आएंगे। पदार्थ अच्छा है, खाना अच्छा है तो विचार भी अच्छे आएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये फायरबाख ये कहना चाह रहा है। तो महत्वपूर्ण क्या है? मूल क्या है? पदार्थ है। इसलिए फायरबाख भौतिकवादी विचारक है, सृष्टि का मूल पदार्थ मानता है। लेकिन फायरबाख के इस भौतिकवाद से उसने ग्रहण तो भौतिकवाद फायरबाख से किया, लेकिन फायरबाख के भौतिकवाद को उसने भद्दा भौतिकवाद कहा। यह भी आप ध्यान रखें।
मार्क्स ने फायरबाख के भौतिकवाद को भद्दा भौतिकवाद की संज्ञा दी है। ये एक बहुत विशेष बात है जिसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो फायरबाख से उसने प्रेरणा ली भौतिकवाद की, लेकिन उसके भौतिकवाद की वो आलोचना करता है। एक बात है। हम बात करते हैं आगे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की तुलना करते हैं हम हॉब्स के भौतिकवाद से। देखिए, हॉब्स का भौतिकवाद कौन सा भौतिकवाद है और मार्क्स का भौतिकवाद कौन सा भौतिकवाद है, समझिए आप। यहां मैं द्वंद्वात्मक पद्धति से उसकी जोड़ूंगा, उसकी बात करेंगे हम आगे। हॉब्स का भौतिकवाद है वैज्ञानिक भौतिकवाद, और इसका भौतिकवाद है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मतलब भौतिकवादी तो दोनों हैं, बस फर्क किसमें है, इस पद्धति में है, वैज्ञानिक, द्वंद्वात्मक और वैज्ञानिक में। समझते हैं हम कैसे। देखिए, हॉब्स कहते हैं कि एक्चुअल में आपने हॉब्स जब हमने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, थोड़ा याद करने की कोशिश करिए आप। हॉब्स कहता है कि सृष्टि में प्रत्येक वस्तु एक अणु के रूप में होती है, और वो अणु किस अवस्था में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है। मैं पूरी तरीके से हॉब्स पढ़ा रहा हूं, एक बार अगले 5 मिनट केवल हॉब्स पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको मार्क्स के भौतिकवाद से फिर जब मार्क्स पढ़ाऊंगा तब आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। प्रत्येक अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। किसी वस्तु का निर्माण कैसे होता है ये समझना आप, हॉब्स क्या कहता है। अब वो कहता है कि प्रत्येक अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में है, लेकिन उन अणुओं के मिलने से वस्तुएं बनती हैं। लेकिन वस्तुएं बनेंगी कैसे, अणुओं के ऐसे वैसे मिलने से नहीं बनेगी। वो केवल तब बनेंगी जब अणु व्यवस्थित क्रम में बनेंगे, व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से जुड़ेंगे, तब वस्तु का निर्माण होगा। जब वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से, देखना, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से वो आपस में जुड़ती हैं अणु, तब वस्तु का निर्माण होता है, तब उसमें गति वो आती है। कैसे? तो उसने कहा जैसे मान लीजिए घड़ी के अलग अलग पुर्जे हैं, उन सब पुर्जों को आप अलग अलग कर दीजिए, पुर्जे तो पहले से मौजूद थे, वो पुर्जे अलग अलग कर दीजिए, कोई गति नहीं है। उन पुर्जों को गलत तरीके से जोड़िए, कोई गति नहीं आएगी। लेकिन जब आप घड़ी के पुर्जों को व्यवस्थित उसी क्रमबद्ध तरीके से एक क्रम में, निश्चित क्रम में जोड़ेंगे, तब उस घड़ी में अपने आप गति आ जाएगी। तब वो घड़ी में गति कब आई? जब वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जुड़ा, तब गति आई है। तो यहां पे प्रत्येक अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन जब उसको क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से एक निश्चित क्रम में जोड़ा जाता है, तब उसमें गति आ जाती है। और गति के लिए वो कहता है कि गति एक्चुअल में होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है जैविक गति, एक होती है मनोवैज्ञानिक गति। एक जैविक गति होती है, एक मनोवैज्ञानिक गति होती है। जैविक गति को वो कहता है कि ये गति तो होती है, वो क्या होती है, अपने आप चलती है और इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे हृदय का धड़कना, पाचन क्रिया, ये श्वसन क्रिया अपने आप है, कोई नियंत्रण नहीं है, अपने आप होता है सब कुछ। किसी भी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर, तो ये गति तो अपने आप चलती है। लेकिन दूसरी होती है मनोवैज्ञानिक गति। मार्क्स सबसे ज्यादा जोर इस मनोवैज्ञानिक गति पे हॉब्स जोर देता है मनोवैज्ञानिक गति पे, और कहता है कि गति एक्चुअल में मनोवैज्ञानिक गति ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में, उसके विकास क्रम में, उसके परिवर्तन में मनोवैज्ञानिक गति ही महत्वपूर्ण होती है। कैसे होती है? तो कहता है मनोवैज्ञानिक गति बाहर से प्रदान की जाती है, और बाहर से प्रदान जो की जाती है गति, मनोवैज्ञानिक गति, ये इंपॉर्टेंट होती है। और मनोवैज्ञानिक गति कब आती है? जब वस्तुएं आपस में व्यवस्थित क्रम में मिलती हैं। कैसे? समझना आप। उसने
इस गति के नियम को मानव समाज पे लागू किया। जो घड़ी के पुर्जों की जो बात की, उसके बाद में उसने इसको मानव समाज पे लागू किया और लागू करते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र अवस्था में रहती है अणु के रूप में, वैसे प्रत्येक मानव भी प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में रहते थे अणु के रूप में। वो अराजक अवस्था थी क्योंकि उनमें कोई निश्चित क्रम नहीं था। हर व्यक्ति स्वतंत्र अवस्था में अपने अपने लिए भाग रहा है। तो वो क्या था? स्वतंत्र अवस्था में अणु के रूप में था, कोई क्रम नहीं था। सामाजिक समझौता हुआ तो लोग क्या हुए? स्वतंत्र अवस्था में तो थे ही, लेकिन अब वो एक निश्चित नियम में बंध गए, एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में बंध गए। अब जैसे ही क्रम में बंधे, अब निर्माण हो गया वस्तु का, और वो इसके परिणाम स्वरूप क्या समाज अस्तित्व में आया? मानव समाज अस्तित्व में आया। और इस मानव समाज, चूंकि मानव अणु के रूप में है, तो हॉब्स के इस समाज को आणविक समाज इसलिए कहा जाता है। तो अब यहां उस समाज में गति आ गई, वहां से वह गति आई, नियम में बन गए, क्योंकि निश्चित क्रमबद्ध नियम में बन गए वो। ठीक है। अब देखिए, स्वैच्छिक गति, जैविक गति और मनोवैज्ञानिक गति के आधार पर वो क्या कहता है समझना। वो कहता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो मनोवैज्ञानिक गति से किस तरीके से प्रभावित है समझना आप। वो कहता है बाहर की गति है, बाहर से प्रदान की जाती है। कैसे? वो ऐसे कि व्यक्ति जो भी काम करता है वो बाहर की होने वाली उन सब चीजों को देखकर महसूस करते कि जो गतियां बाहर से आती हैं उनसे प्रेरित होकर काम करता है। जैसे व्यक्ति अपने पड़ोसी को जब सफल होते हुए देखेगा, वो देख रहा है कि उसका पड़ोसी सफल है, किसी परीक्षा में सफल हुआ है या किसी व्यापार में सफल हुआ, किसी कहीं भी मान लीजिए आप, उसके सफलता को देखकर उसके अंदर क्रिया होती है। वो गति आई उसकी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बाहर से, वो अंदर से नहीं आया, बाहर से आया, उसके बाहर का प्रभाव आया अंदर। अब वो मोटिवेट होगा और काम करेगा कि मुझे भी सफल होना है। बात समझना आप। वो अपने पड़ोसी को देखेगा कि उसकी जीत को जब देखेगा तो वो खुद भी जीतना चाहेगा, खुद प्रयास करेगा। जब उसको सफल होते देखेगा, खुद भी सफल होना चाहेगा। जब उसकी शक्ति को बढ़ते देखेगा तो खुद शक्तिशाली होना चाहेगा। जब उसके पास देखेगा कि ज्यादा धन आ रहा है, खुद भी धनवान होने की कोशिश करेगा। तो वो एक्चुअल में बाहर से आने वाली क्रियाएं हैं। ये किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कहा तो आपके अंदर वो जो क्रियाएं हुई, वो मनोवैज्ञानिक गति है। और ये गति व्यक्ति के को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। हॉब्स का कहना ये है। ये गति कहां से प्रदान की जा रही है? ये गतियां बाहर से प्रदान की जा रही है, और ये बाहर से प्रदान की गई गतियों को ही वो महत्वपूर्ण मानता है। यही गतियां महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। अब वैज्ञानिक भौतिकवाद का मतलब है कि ये अणु कह रहा है, अणु का मतलब भौतिकवाद है। ठीक है, जड़ तत्व है। और वैज्ञानिक का मतलब वो क्या है कि उन गतियों की, मनोवैज्ञानिक गतियों के माध्यम से वो सब व्यवस्थित निश्चित क्रम में। वैज्ञानिक का मतलब वो तरीका है, भौतिकवाद मतलब चीजें जुड़ती हैं। अब जुड़ी क्या चीजें जुड़ी? वस्तुएं जुड़ी। समझ रहे हैं आप? घड़ी के पुर्जे जुड़े, वो तो भौतिकवाद है, वस्तुएं हैं, जड़ तत्व है। किस तरीके से जुड़ी? वो वैज्ञानिक तरीके से जुड़ी। और वैज्ञानिक तरीका क्या है? निश्चित और क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम। और तो ये तो हो गया तरीका, पद्धति, और ये संकेत कर रहा है विषय वस्तु की। तो इसका मतलब भौतिकवाद तो विषय वस्तु का संकेत है, और यह संकेत है पद्धति का, तरीके का, कि कौन से तरीके से। इसका मतलब यह तो है क्या का उत्तर देता है कि क्या जुड़ी है, और यह है किस कैसे का उत्तर कि कैसे जुड़ी है। तो किस तरीके से जुड़ी है? वैज्ञानिक तरीके से। क्या जुड़ी है? भौतिक चीजें, वस्तुएं जुड़ी हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्या का प्रतीक है, ये कैसे का प्रतीक है। और इस तरीके से वस्तुओं का निर्माण हो जाता है, समाज का निर्माण हो जाता है। उसी वस्तुओं के निर्माण को उसने मानव समाज के ऊपर लागू कर दिया। मानव समाज का निर्माण कैसे हुआ? अलग अलग अणु थे मानव, वो एक जगह व्यवस्थित क्रम में जुड़े, मानव समाज अस्तित्व में आ गया, आणविक समाज था। ये एक तरीके से हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद है। ठीक है, अब समझिए आगे आप। हॉब्स ने गति क्या माना कि गति बाहर से प्रदान की जा रही है। याद रखना इस बात को। अब हम मार्क्स में चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मार्क्स क्या कहता है समझना आप। मार्क्स के भौतिकवाद को समझ लीजिए पहले तो। मार्क्स का कहना है गति होती तो है, हॉब्स सही कह रहा था, गति होती है, लेकिन
अच्छा, होब्स के बारे में मार्क्स ने कहा कि होब्स हम सबका पिता है। ये कहता है मार्क्स कि होब्स हम सबका पिता है, लेकिन उसने ये कहा कि गति एक्चुअल में बाहर से प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि गति अंदर होती है। गति होती है वो प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक तत्व के अंदर पाई जाती है। गति तत्व के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर ही व्याप्त है, बाहर से प्रदान करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही व्याप्त है। और चूंकि उसके अंदर ही व्याप्त है, इसलिए वो द्वंद्व अंदर ही चलता रहता है। यहां उसने इस वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया, बल्कि द्वंद्वात्मक पद्धति को लिया, और यहीं से होब्स से एकदम वो अलग हो गया। कैसे? पहली बात तो ये कि द्वंद्वात्मक पद्धति उसने जो ली वो किससे ली? हीगल से। तो हीगल से तो वो अलग हुआ भौतिकवाद के कारण, क्योंकि हीगल का प्रत्ययवाद था, मार्क्स का भौतिकवाद है। हीगल से तो ऐसे अलग हो गया। अब होब्स से कैसे अलग हो रहा है कि होब्स ने वैज्ञानिक तरीका अपनाया भौतिकवाद की व्याख्या का, और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक तरीका अपनाया, हीगल से ले लिया वो द्वंद्वात्मक तरीका, तो होब्स से अलग हो गया। कैसे समझना आप? मार्क्स कहता है कि किसी भी वस्तु में कब परिवर्तन आता है, कैसे आता है, समझना आप। एक अंतर मैं पहले और बता देता हूं आपको होब्स और मार्क्स में। होब्स में आपने ये देखा कि कोई वस्तु कैसे बनती है, जैसे घड़ी का निर्माण कैसे हुआ, जैसे मानव समाज का निर्माण कैसे हुआ। अलग अलग वस्तुएं वैज्ञानिक क्रम में एक क्रमबद्ध निश्चित तरीके से बंधी वस्तु का निर्माण हो गया। इसका मतलब होब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद किस बात की व्याख्या कर रहा है? निर्माण की व्याख्या कर रहा है कि किसी वस्तु का निर्माण कैसे होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, समझना आप। जबकि मार्क्स में जब आप पढ़ेंगे तो मार्क्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद क्या कहता है? मार्क्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद एक्चुअल में कहता है, सृष्टि के निर्माण की बात नहीं करता वो, किसी वस्तु के निर्माण की बात नहीं करता वो कहता है बात परिवर्तन की। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है होब्स और मार्क्स में। मार्क्स ने परिवर्तन की व्याख्या की, विकास की व्याख्या की कि विकास कैसे हुआ, निर्माण क्या हुआ ये महत्वपूर्ण ही नहीं है। मार्क्स कहता है महत्वपूर्ण तो यह है कि परिवर्तन कैसे होता है, विकास कैसे हुआ। तो जहां होब्स ने निर्माण की बात की किसी वस्तु के, वहीं मार्क्स ने किसी वस्तु में आने वाले परिवर्तन और विकास की बात की। कैसे? देखिए आप, होब्स ने तो कहा ना अलग अलग अणु जब मिलेंगे तब वस्तु का निर्माण हो जाएगा, अलग अलग मानव अणु जब मिलेंगे मानव आणविक समाज का निर्माण हो जाएगा। निर्माण की बात करता है, याद रखना इस बात को। होब्स में समझिए आप, होब्स ने हीगल से एक पद्धति ले ली, द्वंद्वात्मक पद्धति वहां से ली, और कहा कि देखिए, हीगल ने पहले क्या कहा था, पहले मैं वो बता देता हूं। हीगल ने कहा कि देखिए, किसी भी विचार का उसके अंदर ही उसका विरोधी रूप होता है, और जो मूल विचार है वो उसने उसको वाद कहा। ये वाद है। वाद को इंग्लिश में कहा जाता है थेसिस। थेसिस ये उसका मूल रूप है, वाद है, पहली अवस्था है। लेकिन किसी भी विचार में उसका विरोधी रूप भी शामिल होता है, विरोधी विचार उसी में शामिल होता है। तो उस विचार में जब टकराव चलता है तो विरोधी विचार भी उसके साथ टकराव आएगा। तो क्या होगा, एक समय उस टकराव के बाद में ऐसा आएगा जब इसका विरोधी रूप अस्तित्व में आ जाएगा, जिसको उसने प्रतिवाद कहा, जिसको कहा जाता है एंटीथेसिस। ये विरोधी रूप अस्तित्व में आ गया, ठीक है। लेकिन यहां भी उसका पूर्ण रूप नहीं है, तो इसका विरोधी रूप, फिर उसके अंदर विरोध चल रहा है, और विरोध चल रहा है तो फिर क्या होगा, एक ऐसा रूप आएगा जो इसका भी, ये इसका श्रेष्ठ रूप है, लेकिन इन दोनों का ही श्रेष्ठ रूप आ जाएगा एक यहां पे, जिसको उसने कहा यह संवाद है, जिसको कहा जाता है सिंथेसिस। समझ रहे हैं आप? ये हीगल ने कहा, लेकिन उसने विचारों की बात की। मार्क्स ने कहा कि तुम्हारी ये बात तो ठीक है, समझ आ रही है, वाद प्रतिवाद संवाद की विकास क्रम की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन तुम जिस चीज का विकास कर रहे हो वो विषय वस्तु गलत है। ये तरीका तो ठीक है, पद्धति तो ठीक है,
तरीका द्वंद्वात्मक पद्धति ठीक है, ओके, एकदम कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम किस बात के विकास, विषय वस्तु जो कंटेंट तुमने लिया ना कि जिसका विकास कर रहे हो, वो गलत ले लिया। तुमने विचारों का विकास की बात कर रहे हो तुम, ये गलत है। क्योंकि सृष्टि का मूल चेतन तत्व नहीं होता है, बल्कि सृष्टि का मूल क्या होता है, वो जड़ तत्व होता है। और चूंकि जड़ तत्व सृष्टि का मूल है, इसलिए वाद में यहां पे जो आएगा वो पदार्थ है, जड़ है। जड़ के अंदर ही, उस मूल तत्व के अंदर ही, उस पदार्थ के अंदर ही उसका विरोधी रूप शामिल होता है। तो यहां हीगल की उस बात को अलग तरीके से मोड़ लिया, भौतिकवादी रूप दे दिया, उसका प्रत्ययवादी रूप था, उसको भौतिकवादी रूप दे दिया। और उसी तरीके से जिस तरीके से हीगल ने अपने विचारों की विकास यात्रा की बात की, वो अपने जड़ तत्व की विकास यात्रा की बात करता है। तरीका हीगल वाला ही है, बस विषय वस्तु को बदल दिया उसने। हीगल ने जहां प्रत्ययवाद मतलब विचारों के विकास क्रम को बताया, इसने भौतिक तत्व के विकास क्रम की बात की। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसको सीधा करके पैरों के बल खड़ा कर दिया। तो यहां वो कहता है कि उसका जो जड़ तत्व है, वो जड़ तत्व में उसका विरोधी रूप शामिल होता है और अंदर उसके द्वंद्व चलता रहता है। और जो द्वंद्व एक निश्चित सीमा के बाद में क्या होता है कि उसका विरोधी रूप आ जाता है प्रतिवाद, फिर उसका विरोधी रूप और उसका श्रेष्ठ रूप संवाद आ जाता है। ठीक है, यहां यह समझना कि यह प्रतिवाद है, यह वाद की तुलना में श्रेष्ठ अवस्था है। क्योंकि मार्क्स का मानना है कि हर एक अगली अवस्था अपनी पिछली अवस्था की तुलना में श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है। इसका मतलब विकास हमेशा निम्न से उच्च की ओर होता है, यह हमेशा ध्यान रखना। मार्क्स का मानना है कि विकास हमेशा निम्न से उच्च की ओर होता है। तो प्रतिवाद वाद की तुलना में श्रेष्ठ अवस्था और संवाद इन दोनों की तुलना में श्रेष्ठ अवस्था। तो यहां पे मार्क्स कह रहा है कि जब वाद आया, वाद से प्रतिवाद हुआ और प्रतिवाद से संवाद हुआ, लेकिन यह विकास तब चलता रहता है जब तक कि कोई वस्तु अपनी श्रेष्ठतम अवस्था तक नहीं पहुंच जाती और उसका अंदर का विरोधी तत्व समाप्त नहीं हो जाता। क्योंकि श्रेष्ठतम अवस्था तक पहुंचेगी तब उसका विरोधी रूप समाप्त होगा। तो यहां पे वाद है, ये प्रतिवाद है, तो ये संवाद है, लेकिन अभी भी इसका विरोधी रूप इसमें है, ये श्रेष्ठतम अवस्था नहीं है। तो यहां पे ये वापस वाद की अवस्था में आ गया, ये पुनः वाद बन जाता है और यहां से फिर प्रतिवाद और फिर यहां से संवाद। और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वो वस्तु अपने श्रेष्ठतम अवस्था में नहीं पहुंच जाती है। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद का ये विकास क्रम चलता रहता है। इसका मतलब मार्क्स का ये मानना है कि कोई भी विकास का क्रम सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में होता है। वो विकास हमेशा ही मतलब उलझनों भरा होता है, सीधी रेखा में सीधा विकास नहीं होता है। वो द्वंद्व में, आपस में टकराव के साथ, संघर्ष के साथ होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? अब चूंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर उसका विरोधी रूप शामिल है, इस बात को समझना आप। उसका विरोधी रूप उसके अंदर ही शामिल है, उस वस्तु के अंदर ही शामिल है। इसको उसने गेहूं के दाने के साथ समझाया कि जैसे गेहूं का दाना एक वाद है, उसको जमीन में बोया, पानी मिला उसे, खाद मिली उसे। अब उस गेहूं के दाने के अंदर वो मार्क्स कहना चाह रहा है कि पेड़ बनने की जो क्षमता है, पौधा बनने की जो क्षमता है, उस बीज के अंदर ही मौजूद है, वो बाहर से नहीं मिली है। वो जो गति है उसके अंदर ही मौजूद है। होब्स कह रहा है बाहर से दी जाएगी, मार्क्स कह रहा है कि पेड़ बनने की क्षमता उस बीज के अंदर निहित है और वो अंदर संघर्ष चलता रहता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलेगी वो संघर्ष में बदल जाएगा। तो यहां पे उसका विरोधी रूप गेहूं का पौधे के रूप में आ गया। वो कोंपल फूटी, पौधा बना, गेहूं के बीज में से कोंपल निकली और वो पौधे का रूप ले लिया। पौधे का रूप लिया, बड़ा हुआ, उसके बालियां निकली, बालियां निकली, उसमें से गेहूं के दाने, बहुत सारे गेहूं के दाने। तो गेहूं, ज्यादा मात्रा में गेहूं, वो जो निकलेगा, पौधा नष्ट हो जाएगा। वो जो गेहूं निकला, प्रतिवाद के बाद ज्यादा गेहूं के दाने आए, वो संवाद है। तो ये गेहूं के दाने इसकी तुलना में न केवल ज्यादा है बल्कि श्रेष्ठ अवस्था में है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा उच्च किस्म के हैं। ये मार्क्स का कहना है। समझ रहे हैं आप?
तो वो गेहूं के दाने से उसके विकास के क्रम को बताता है। तो जहां होब्स में किसी वस्तु के निर्माण की बात थी कि वस्तु का निर्माण कैसे होता है, जब कई चीजें, कई विभिन्न अणु जो स्वतंत्र अवस्था में थे वो एक निश्चित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में, एक क्रमबद्ध रूप से एक जगह हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक नियम में बन जाते हैं, तो वस्तु का निर्माण हो जाता है। जैसे घड़ी के विभिन्न पुर्जों को एक निश्चित क्रम में बांध देते हैं तो घड़ी चल जाती है। ठीक वैसे ही मानव विभिन्न स्वतंत्र अवस्था में उनको एक सामाजिक समझौते के माध्यम से, नियम से बांधा, वो मानव समाज अस्तित्व में आ गया, आणविक समाज अस्तित्व में आ गया। तो निर्माण की बात की उसने, जबकि मार्क्स कह रहा है विकास कैसे होता है, उसके विकास क्रम की बात कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो विकास क्रम की बात की। आप इतिहास की आर्थिक व्याख्या पढ़ेंगे तो मानव समाज का विकास कैसे हुआ, वो इसी वाद प्रतिवाद और संवाद के आधार पे उसने, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पढ़िए, फिर इतिहास की आर्थिक व्याख्या पे जाइए आप। तो आपके यही इसी क्रम में आप इतिहास की आर्थिक व्याख्या में ये भी आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ वस्तु के विकास क्रम की बात कर रहा है, मानव समाज का विकास क्रम भी इसी तरीके से है। जैसे होब्स कहता है कि घड़ी के पुर्जे के मिलकर घड़ी कैसे बनी, ऐसे ही मानव समाज बना। ऐसे ही मार्क्स कह रहा है कि जिस तरीके से इनका विकास, वस्तु का विकास होता है, जड़ तत्व का विकास होता है, ऐसे मानव समाज का विकास हुआ। समझ पा रहे हैं आप ये बात? तो आप उसके अपने दार्शनिक पक्ष में उसको इस बात को समझाया कि परिवर्तन कैसे होता है, उसने समझाया कि विकास कैसे होता है, इसको समझा रहा हूं। और विकास हमेशा ही निम्न से उच्च की ओर होता है। विकास हमेशा ही निम्न से उच्च की ओर होगा, उच्च की तरफ चलेगा। मानव समाज, अब तक का मानव समाज, वो हमेशा से निम्न से उच्च की ओर विकास की यात्रा है, उसका यही मानना है। ठीक है? तो विरोधी रूप इसका मतलब उसके अंदर ही है। अब मानव समाज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसको मानव समाज पे लागू कर लीजिए, चाहे इतिहास की आर्थिक व्याख्या में बात करेंगे हम। वो कह रहा है विरोधी रूप होता है उसके अंदर। तो हर युग में मानव समाज में, मानव समाज के अंदर दो विरोधी वर्ग हमेशा रहेंगे। एक शोषण करने वाला रहेगा, एक शोषित होने वाला रहेगा। हमेशा उसके अंदर विरोधी रूप रहता है। और चूंकि विरोध रहता है इसलिए द्वंद्व रहेगा, विरोध रहेगा इसलिए तनाव रहेगा, इसलिए द्वंद्व रहेगा। और द्वंद्व रहेगा का मतलब विरोध रहेगा, इसका मतलब संघर्ष रहेगा। और चूंकि संघर्ष रहेगा इसका मतलब क्या है, विरोधी रूप रहेगा का मतलब क्या है, समाज में हमेशा विरोध रहेगा। विरोधी तत्व होने का मतलब क्या है, समाज में सहयोग नहीं हो सकता कभी, क्योंकि रूप ही विरोधी है। और जब दो विरोधी वर्ग है, तनाव होगा, द्वंद्व है, सहयोग कैसे होगा? तो इसलिए कभी भी इसमें सहयोग हो ही नहीं सकता, सहयोग हो ही नहीं सकता। हमेशा क्या चलेगा, तनाव चलेगा, संघर्ष चलेगा। यह मार्क्स का मानना है, क्योंकि उसमें विरोधी रूप है। और चूंकि विरोधी रूप है इसलिए संघर्ष चलेगा। बात समझ रहे हैं आप? वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दे रहा हूं कि देखिए विरोधी है इसलिए वर्ग संघर्ष तो होगा ही होगा। तो वो कह रहा है संघर्ष चलता है। अब तक के युग में वो वर्ग संघर्ष की कहानी, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ये वो कहता है। ठीक है? तो चलिए, इस तरीके से वो अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को कि वो सिद्धांत देता है। और हीगल से उसने द्वंद्वात्मक पद्धति ली, भौतिकवाद उसने फायरबाख से लिया। और हालांकि दोनों की ही आलोचना की। उसका हॉब्स से के वैज्ञानिक भौतिकवाद से उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस तरीके से अलग है, शायद आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है? चलिए, तो वाद प्रतिवाद और संवाद के विकास क्रम की यात्रा को क्या आपने समझा? मैं समझ रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार वापस पीछे आता हूं। देखिए, मैं एक बार पहले यहां थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद मैं वापस पीछे चलता हूं। यहां मैंने बात की कि वो किसके विकास क्रम की बात कर रहा है, जड़ तत्व की। विकास किसका होगा, जड़ तत्व। मतलब विषय वस्तु क्या है, जड़ तत्व है। विषय वस्तु का मतलब मसाला क्या है, मामला क्या है, कंटेंट क्या है, किस चीज में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब क्या का उत्तर है, विषय वस्तु जड़ तत्व में परिवर्तन हो रहा है, इसकी बात कर रहे हो। कैसे होगा परिवर्तन, ये बताइए मुझे आप, कैसे होगा, ये क्या है, ये पद्धति है। तो ये पद्धति है, तरीका कि किस तरीके से होगा, मतलब कैसे होगा। तो क्या किस चीज में परिवर्तन होता है, ये बात तो भौतिकवाद है, भौतिक वस्तु जड़ तत्व है। तो जड़ तत्व का जो, ये तो भौतिकवादी विचारधारा है,
आप इसको भौतिकवाद कह सकते हैं। किस चीज में परिवर्तन हो रहा है ये तो अभिव्यक्त कर रहा है उसका भौतिकवाद, और इस भौतिकवाद में कैसे परिवर्तन होता है ये अभिव्यक्त कर रहा है उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति। इसका मतलब द्वंद्वात्मक तो क्या है, देखिए अब मैं पीछे चलता हूं एक बार। मैंने आपको एक बात कही थी कि यहां पे कि द्वंद्वात्मक तो क्या है और भौतिकवाद क्या है, दोनों किस बात का संकेत करते हैं। तो द्वंद्वात्मक तो किस बात का संकेत है, पद्धति का, तरीके का, कि तरीका क्या होगा, कैसे, मतलब कैसे का उत्तर है। और यह भौतिकवाद किस बात का संकेत करता है, यह विषय वस्तु का संकेत करता है कि किस में परिवर्तन होगा, असल में विकास होता किस चीज का है। तो यह कंटेंट की बात करता है, और मतलब किस में या क्या क्या परिवर्तन होता है, किस में या क्या, एक ही बात है। समझ रहे हैं आप, यह वस्तु की बात है, यह तरीके की बात है, पद्धति की बात है। तो द्वंद्वात्मक तो है तरीका और भौतिकवाद है विषय वस्तु। किस में परिवर्तन होगा ये भौतिकवाद बताता है, और कैसे परिवर्तन होगा ये द्वंद्वात्मक बताता है। कैसे होगा, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, ये कैसे बता रहा है ना द्वंद्वात्मक पद्धति में। और किस में परिवर्तन होगा ये भौतिकवाद बता रहा है, जड़ तत्व में होगा। समझ रहे हैं आप। तो मार्क्स कहता है अपने भौतिकवाद में कि असल में जो सृष्टि का मूल तत्व है वो जड़ तत्व है, और जो चेतना की जो आप बात करते हैं वो चेतना तो उसी जड़ तत्व के विकास के परिणाम स्वरूप आती है। तो उसने कहा कि असल में ये जो चेतना है वो उसके सामाजिक अस्तित्व पर निर्भर है। व्यक्ति की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व पर निर्भर है। सामाजिक अस्तित्व का मतलब उसका भौतिक रूप, उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। उसकी चेतना से उसका सामाजिक अस्तित्व नहीं आता है, ये मार्क्स कहता है। तो मैं समझ रहा हूं कि शायद इस बात को आप गेहूं के उदाहरण से भी हमने समझा, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपने भौतिकवाद को लेकर आता है कि व्यक्ति समाज में क्या है वो उसका सामाजिक अस्तित्व तय करता है, उसकी चेतना तय नहीं करती। उसकी चेतना तो खुद उसके सामाजिक अस्तित्व के ऊपर निर्भर है, उसकी वजह से उसमें चेतना आई है। देखिए यहां पे उसके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में एक चीज को आप और समझिए, और यहां आप समझिए फ्रेडरिक एंजल्स को। फ्रेडरिक एंजल्स ने एक किताब लिखी एंटी ड्यूरिंग, 1878 में ये किताब लिखते हैं एंटी ड्यूरिंग। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जरूर याद रखनी है। और फ्रेडरिक एंजल्स अपनी इस एंटी ड्यूरिंग में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध में एक बात कहते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जर्मन आइडियोलॉजी में दिया गया, जिसमें मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखी है किताब। और एंटी ड्यूरिंग में फ्रेडरिक एंजल्स एक खास बात लिखते हैं और 3 सिद्धांत बताते हैं वो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या सिद्धांत आए। 3 खास तौर से नियम बताए उसने। उन तीनों नियमों की आप विशेष तौर पे ध्यान रख लेना। बहुत मजेदार नियम है, बहुत गजब के नियम है। जब आप नियमों को पढ़ेंगे तो फ्रेडरिक एंजल्स आपको कम से कम बहुत पसंद आने लगेगा। आप मानेंगे कि फ्रेडरिक एंजल्स वास्तव में कैसे विचार देता है, कितने गजब के विचार देता है। फ्रेडरिक एंजल्स कहता है कि पहला नियम तो क्या है, वो कहता है कि पहला नियम है परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन। परिणाम नहीं है, परिमाण है। परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन। मैं तीनों नियम एक बार पहले लिख देता हूं। दूसरा वो कहता है, दूसरा नियम वो कहता है कि परस्पर विरोधी तत्व की अंतर्व्याप्ति। परस्पर विरोधी तत्व की अंतर्व्याप्ति। हम पढ़ेंगे एक एक चीज को बहुत खुल के। फिर तीसरा नियम वो देता है निषेध का निषेध। देखिए एक एक चीज को खोल के पढ़ें आप।
पहले नियम पे आइए, वो कहता है परिमाण से गुण की और परिमाण, परिणाम नहीं है, ध्यान रखना, परिमाण से गुण की और परिवर्तन। समझिए इस पहले नियम को। एंजल्स क्या कहता है? परिमाण मतलब क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी, और गुण का मतलब क्वालिटी। एंजल्स कहते हैं कि एक्चुअल में परिवर्तन कब आता है? तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन देखिए दो तरीके के होते हैं, एक परिमाण में परिवर्तन होता है, एक गुण में परिवर्तन होता है। तो परिमाण में होने वाले परिवर्तन कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। जब परिमाण में परिवर्तन होते हैं तो कोई खास बात नहीं है, परिवर्तन होते हैं लेकिन छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं। परिमाण में होने वाले परिवर्तन सामान्य परिवर्तन है, और गुण में होने वाले परिवर्तन वो विशेष परिवर्तन है। एंजल्स कहता है कि जब परिमाण में परिवर्तन होता है तो वस्तु का मूल स्वरूप नहीं बदलता, बल्कि छोटे मोटे परिवर्तन होंगे, केवल छोटे मोटे परिवर्तन होंगे, और इन परिवर्तनों से कोई बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है, छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं। लेकिन जब गुण में परिवर्तन होता है, अच्छा पहले परिवर्तन इसमें होता है परिमाण में, गुण में परिवर्तन बाद में होता है, तो वो कहता है गुण में जब परिवर्तन होगा तब क्या होता है? आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। ये आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, उस वस्तु का स्वरूप बदल जाता है, उस वस्तु का स्वरूप ही बदल जाएगा। पहले हम वस्तु की बात कर रहे हैं, मानव समाज पे बात बाद में लेके आएंगे, क्योंकि दार्शनिक पक्ष को पहले समझिए आप, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तो है इसका दार्शनिक पक्ष। एंजल्स उदाहरण देता है, वो कहता है कि पानी, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी है, ठीक है। अब इसको यदि गर्म किया जाता है, इस उदाहरण को समझना बहुत ढंग से, उसको जब गर्म किया जाता है तो पानी रहेगा, बस उसके तापमान में परिवर्तन आएगा, तापमान उसका बढ़ता चला जाएगा। अब जब उसका तापमान बढ़ रहा है तो उसमें परिमाण में परिवर्तन आ रहा है, और ये परिमाण में परिवर्तन सामान्य परिवर्तन है, लेकिन पानी रहेगा, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आएगा, वो पानी ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उसका तापमान बढ़ता जा रहा है, और जब तापमान बढ़ता जाएगा तो उसमें परिमाण में परिवर्तन आते जा रहे हैं, बस ये छोटे मोटे सामान्य परिवर्तन है। लेकिन वो कह रहा है कि जब वो पानी को गर्म किया जाता रहता है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, और जब उसके गुण में परिवर्तन होता है, उसकी क्वालिटी में परिवर्तन होता है, तो उसका स्वरूप बदल जाता है। तब पानी बदल के किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाता है। अब पानी का वजूद खत्म हो गया, क्योंकि उसके गुण में परिवर्तन हो गया। अब जो द्रव अवस्था थी, अब वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गई। देखिए स्वरूप ही बदल गया, एकदम चेंज हो गया। जब तक उसके गुण में परिवर्तन नहीं हुआ था तब तक पानी ही था, लेकिन जैसे ही उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, पानी भाप बन गया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? स्वरूप में परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन महत्वपूर्ण है, ये समझना आप। फिर वो कहता है चलिए पानी को गर्म मत कीजिए, ठंडा कर लीजिए, और जब ठंडा करते हैं तो पानी ही रहता है, तापमान गिरता चला जाता है, लेकिन पानी रहेगा, द्रव अवस्था में है। लेकिन जब उसको लगातार ठंडा करते हैं तब एक अवस्था ऐसी आती है जब पानी अपनी द्रव अवस्था से बदलकर उसके गुण में परिवर्तन हो गया, और वो ठोस अवस्था में होता है, और वो बर्फ में बदल जाता है। तो जब पानी बर्फ में बदल जाता है, ठोस अवस्था में आता है, ये उसके गुण में परिवर्तन है, ये उसका स्वरूप बदल गया। बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से गुणात्मक परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, और इस आधार पे वो कहना चाहता है इसका अर्थ किस रूप में मानव समाज के लिए उपयोगी कैसे है। तो कहता है कि एक्चुअल में समाज में मोटे तौर पे आप देखें तो दो मोटे तौर पे दो भागों में बांटता है उसको। मार्क्स में आप पढ़ेंगे आगे, आधार और अधिरचना। इतिहास की आर्थिक व्याख्या में पढ़ेंगे इसको हम विस्तार से। इतिहास की आर्थिक व्याख्या में वो आधार और अधिरचना में बांटता है। वो कहता है मानव समाज में एक है आधार, एक है अधिरचना।
आधार के तहत वो कहता है कि क्या है, आधार के तहत आर्थिक पक्ष है, मानव जीवन का आर्थिक पक्ष जिसमें धन है, आर्थिक पक्ष में धन है, वो आर्थिक पक्ष अर्थव्यवस्था वो तो है आधार। और अधिरचना में क्या है, उसके अन्य जितने भी पक्ष हैं, चाहे सामाजिक है, चाहे उसका सांस्कृतिक है, चाहे उसका राजनीतिक है, चाहे उसका धार्मिक पक्ष है, जितने भी पक्ष हैं जीवन के अन्य जितने भी समस्त पक्ष वो अधिरचना में है। मार्क्स कहता है कि आधार महत्वपूर्ण है, अधिरचना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अधिरचना तो है वो परिमाण है, परिमाण में आने वाली मतलब अधिरचना में अगर परिवर्तन आता है, किसी के सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आया, किसी रीति रिवाज को चेंज कर दिया, मृत्यु भोज को बंद कर दिया, यदि राजनीति में राजनीतिक बदलाव आया, ये एकदम बहुत सामान्य स्तर के परिवर्तन है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, ये कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। वो कहता है विशेष परिवर्तन कौन सा है, वो आधार में आने वाला परिवर्तन है, आर्थिक पक्ष में ये गुण, क्योंकि आर्थिक पक्ष में आने वाला परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन होता है। जब उत्पादन के साधन बदलते हैं तो पूरा सामाजिक व्यवस्था ढांचा बदल जाता है। जब उत्पादन के साधन वो कृषि औजार थे तो सामंती अवस्था थी, सामंत और कृषक थे दो वर्ग, क्योंकि उत्पादन कृषि औजारों से हो रहा है। लेकिन जब मशीनें आई, औद्योगिकरण हुआ, तो उत्पादन के साधन जब मशीनें बनी, कारखाने बने, तो देखिए सामाजिक ढांचा बदल गया। अब सामंत और कृषक हो गए और समाज में दो नए वर्ग आ गए, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा कृषक, आपके श्रमिक वर्ग। तो समाज में परिवर्तन आ गया। तो जब यहां परिवर्तन आता है, उत्पादन के साधन बदले, तो देखिए यहां पे सामाजिक व्यवस्था, समाज में दो वर्ग ही बदल गए। तो यहां अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि मूल परिवर्तन यह है, स्वरूप में परिवर्तन होता है, पूरा समाज के स्वरूप बदल गया एकदम। जो सामंत समाज था कहां पूंजीवादी समाज बन गया, एकदम आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। ये मार्क्स बताना चाह रहा है। तो कहता है कि परिमाण से गुण की ओर परिवर्तन महत्वपूर्ण है, तो गुण है उसमें आने वाला परिवर्तन महत्वपूर्ण है। परिमाण में छोटे मोटे परिवर्तन आते हैं, उससे ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब लेकिन गुण में परिवर्तन आता है तो समस्त चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। उसका दूसरा एक नियम देता है वो परस्पर विरोधी गुणों की अंतर्व्याप्ति। परस्पर विरोधी गुणों की या विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति, परस्पर विरोधी तत्व की अंतर्व्याप्ति या विरोधी गुण की अंतर्व्याप्ति, एक ही बात है। तत्व लिख लें, गुण लिख लें, एक ही बात है। चलिए ये क्या है इसको भी समझ लीजिए आप। एंजल्स कहते हैं कि एक्चुअल में दो विरोधी तत्व एक साथ रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, हर वस्तु में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमेशा दो विरोधी तत्व रहेंगे साथ में। दो विरोधी, परस्पर विरोधी तत्व वो एक साथ रहते हैं। कैसे? उन्होंने कहा जो चीजें हमें कोमल दिखाई देती है उनमें कठोरता होती है, जो कठोर होती है उनमें कोमलता दिखाई देती है। वो उदाहरण देता है, देखिए इसका विरोधी तत्व की अंतर्व्याप्ति कैसे होती है समझना आप। वो कहता है कि जैसे आपको जब फूल दिखाई देता है, पुष्प दिखाई देता है, तो फूल का मतलब तो क्या है, कोमल है, बड़ा ही कोमल है। उसका तो गुण क्या है, कोमलता उसका गुण है, उसका मुख्य गुण कोमलता है, लेकिन उसका विरोधी गुण भी उसमें शामिल है। और कैसे शामिल है? वो कहता है वो इस रूप में शामिल है कि उस कोमलता तो उसमें है, लेकिन उसमें एक प्रकार की कठोरता भी होती है। क्योंकि अगर पुष्प में कठोरता नहीं होती, फूल में कठोरता नहीं होती, तो फूल अपने वर्तमान आकार में नहीं हो पाता। उसकी अगर पत्ती ऐसे मुड़ी हुई है, तो ऐसे मुड़ी हुई इसलिए तो है कि वो उसमें कुछ मात्रा में कठोरता है, इसलिए वो अपना आकार लिए हुए है। अगर बिल्कुल ही कठोरता नहीं होती तो वो तो एकदम तरल अवस्था में आ जाता। समझ पा रहे हैं आप? तो पुष्प में, फूल में कोमलता मुख्य गुण है, लेकिन उसका विरोधी रूप कठोरता वो भी उसमें शामिल है, इसलिए वो अपनी वर्तमान अवस्था में, वर्तमान रूप लिए हुए है। और वो कहता है कि जैसे लोहे में आप कहते हैं कठोरता होती है, लेकिन उसमें भी उसका विरोधी रूप शामिल होता है, उसमें एक निश्चित प्रकार की कोमलता होती है। और इसमें कोमलता होती है तभी तो लोहे को पीट के आप कोई वस्तु बना लेते हैं, चद्दर बना लेते हैं उसको,
उसको पीटते हैं, वो फैलता है ना, कोमलता तभी तो फैल रहा है। अगर कोमलता नहीं होती तो वो फैलता थोड़ी ना। तो उसमें एक निश्चित प्रकार की कोमलता होती है। ठीक है, तो दो विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति होती है हर एक वस्तु में। इसी तरीके से वो समाज में भी दो विरोधी तत्व की बता रहा है कि दो विरोधी वर्ग होते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। समाज में भी हमेशा पूंजीवादी समाज में ऐसा है। अलग युग में कृषि समाज था, तब वहां पे सामंत और कृषक थे। जब दास अवस्था थी तो स्वामी और दास थे। तो विरोधी वर्ग, विरोधी तत्व हमेशा रहेगा। देखिए, तीसरे सिद्धांत की वो बात करता है निषेध का निषेध, तीसरे नियम की बात कर रहा है, निषेध के निषेध का नियम। निषेध के निषेध का मतलब, निषेध मतलब विरोधी रूप, उसका निषेध। कैसे मतलब विरोधी रूप की मनाही, कैसे समझना आप। निषेध के निषेध का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए वाद होता है, उससे वो जो प्रतिवाद में गया, यहां ये वाद था, यहां से वो वस्तु अपने अंतर्द्वंद की वजह से, अपने विरोधी गुण की वजह से प्रतिवाद में चली गई। अब इसमें भी इसका विरोधी रूप है, समझ रहे हैं आप, इसमें भी इसका विरोधी रूप है। तो इसका विरोधी रूप है तो ये वापस यहां क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये भी तो इसका विरोधी रूप है। ये इसका विरोधी रूप है तो ये भी इसका विरोधी रूप है। तो अगर ये वस्तु यहां जाती है तो कुछ समय बाद ये वस्तु इसका ये विरोधी रूप यही तो है, ये भी तो यहां जानी चाहिए वापस। लेकिन एंजल्स कहता है ऐसा नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि निषेध का निषेध, यहां से चूंकि वो वहां गई है, विकास हुआ है, तो वहां से और अगले चरण में जाएगी वस्तु। ये जो इसका निषेधित रूप से उसको छोड़ के आई है, उसका निषेध है, वहां तो वापस नहीं जाएगी। इससे वो एक ऐसी नई अवस्था में जाती है जो इसका भी विकसित रूप है, जो इसका भी विकसित रूप है और इसका भी विकसित रूप है। दोनों की ही श्रेष्ठ अवस्था है, दोनों का ही। ये इसका भी विरोधी रूप है, इसका भी विरोधी रूप है, यहां ही आ गया। समझ रहे हैं आप, ये इसका भी विरोधी रूप, इसका भी विरोधी रूप। तो ये वस्तु लौट के वापस यहां क्यों नहीं जाती? क्योंकि निषेध का निषेध किया गया है। जहां से वो वस्तु आई है वहां पर वापस जाने की निषेध है, मनाही है, वहां नहीं जाएगी वापस, बल्कि नई दिशा की तरफ जाती है। और ये नई दिशा की तरफ जाती है, इसका मतलब विकास हमेशा किस तरफ होता है? निम्न से उच्च की तरफ होता है, हमेशा नई दिशा में होता है। वापस कोई भी वस्तु वापस नहीं लौटती, वापस पुरानी अवस्था में नहीं लौटती है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यहां से यहां गई तो यहां से वापस यहां नहीं आई, क्योंकि आप तो कहेंगे भाई ये यहां से इसका विरोधी रूप यहां क्या, अब ये भी तो इसका विरोधी रूप है तो यहां आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नई अवस्था में जाएगी, वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौटती है। ये निषेध का निषेध नियम है। वाद से प्रतिवाद में गई वस्तु प्रतिवाद से वापस वाद में इस वजह से नहीं आती है क्योंकि वो नई अवस्था में संवाद में जाती है, जो कि वाद और प्रतिवाद दोनों का ही विकसित और विरोधी रूप है। ठीक है, इस तरीके से अपने वैज्ञानिक समाजवाद में ये जो पहला सिद्धांत वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद देता है, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में मार्क्स वो इस सृष्टि की उत्पत्ति के से ज्यादा जोर इस बात पे देता है कि सृष्टि का विकास कैसे हुआ, किसी वस्तु का विकास कैसे कैसे किस चरणों में होता है। और किसी वस्तु के उस विकास क्रम की मार्क्स को कोई रुचि नहीं है, किसी वस्तु के विकास क्रम में मार्क्स की जरा सी भी रुचि नहीं है। ये वो केवल इसलिए दे रहा है कि इस सिद्धांत के आधार पे वो इतिहास की आर्थिक व्याख्या कर सके, वो बता सके कि किस तरीके से मानव समाज में भी देखिए इसी तरीके से विकास हुआ है। वाद प्रतिवाद संवाद, जिस तरीके से यहाँ वस्तुओं के उसने समझाया, इस आधार पे वो उसके लिए जमीन तैयार कर रहा है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या जो करेगा मानव समाज के इतिहास की, उसके लिए यह जमीन तैयार की है कि इस बेस पे वो अपने उस सिद्धांत को साबित करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे देखिए इतिहास की आर्थिक व्याख्या को अगली क्लास में, तब आपके ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शायद और बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में ध्यान रखें, द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ली, भौतिकवाद फायरबाख से लिया, और यहां उसके उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उसने सृष्टि के विकास क्रम की, मानव समाज के विकास क्रम की, वस्तु के विकास क्रम की, उसमें आने वाले परिवर्तन की, उसके विकास की वो सारी व्याख्या की कि किस तरीके से कोई वस्तु उसका विकास होता है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं कि आज की ये क्लास शायद आपके मार्क्सवादी विचार
धारा की शुरुआती उस अवस्था को थोड़ा सा क्लियर करेगी। अगली क्लास में हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या की बात करेंगे और उस क्लास में ये विचार आपके निश्चित तौर पे को सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।